हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज़ पूजा सरोहा। तो देखिए, आज किसी वजह से मेरे पास मार्कर और वाइट बोर्ड की एब्सेंट है, किसी भी रीज़न से देखिए हो सकता है। तो आज मतलब टू द पॉइंट बात यह है कि आज ना तो मेरे पास मार्कर है ना ही बोर्ड है, तो इसलिए मैं आज ये पेपर और पेन के थ्रू आज का जो चैप्टर है वो आपको कंप्लीट कराऊंगी। अगर आपको किसी भी तरह की असुविधा हो रही है तो मैं माफ़ी चाहूँगी। तो सबसे पहले तो आज हम कर रहे हैं NCERT क्लास 11 चैप्टर 3, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। यानी कि पिछले चैप्टर में हमने डाटा का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो आज हम इसका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। देखिए, हमने डाटा क्लासीफाई तो कर लिया, लेकिन अब उस डाटा को हमने ऑर्गेनाइज किस तरह करना है वो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो दैट इज़, सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का देखिए मीनिंग क्या है, अरेंजिंग द रॉ डाटा सिस्टमेटिकली फॉर क्लैरिटी एंड एनालिसिस। मतलब किसी भी डाटा को सिस्टमेटिकली अरेंज करना वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कहलाता है, और ये हमारी हेल्प करता है क्लैरिटी एंड एनालिसिस में। और उसके साथ साथ ये भी हेल्प करता है कि किस तरह से हम डाटा को समझ सकते हैं और हमारा डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। मतलब हम डाटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसकी वजह से हम हमारी डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। तो अब जब हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ट्यूबुलेशन करते हैं और ज्योग्राफिकल मेथड अपनाते हैं। तो इस तरह से हम इस डाटा को अरेंज करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं डाटा का क्लासिफिकेशन। तो डाटा का क्लासिफिकेशन का देखिए क्या मतलब होता है। इसका मतलब है इसके डाटा को अरेंज करना माफ़ कीजिएगा, डिफरेंट समूह में, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स में डाटा को अरेंज करना उनकी किसी खास सिमिलरिटी के मतलब के कारण। यानी कि मान लीजिए कोई बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, दो चीज़ें आपस में मिलती हैं उसको एक तरफ रख दिया, तीन चीज़ें आपस में मिलती हैं उसको एक तरफ रख दिया, तो ये हमारा डाटे का क्लासिफिकेशन है। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। सबसे पहले तो देखिए, डाटा जो है, डाटा का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में डाटा को सिंप्लीफिकेशन करना है ग्रुप के आधार पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें एक जैसी हैं उनको एक तरफ रखा जाए, ग्रुपिंग करनी चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपस में मिलती जुलती है और कौन सी एक दूसरे से डिफरेंट है, और फिर प्रेजेंटेशन हमें देना चाहिए, यानी कि फिर डाटा को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, उसके अलावा इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक है। सबसे पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई भी डाटा है वो पर्पस बेस्ड होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंप्रीहेंसिव होनी चाहिए और होमोजेनिटी, यानी कि समान होना चाहिए। समान का मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें एक जैसी हो, मतलब कि कोई भी चीज़ हम अगर डाटा हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये नहीं कि पिंक कलर के ऊपर कोई डाटा बना रहे हैं और उसमें हम पर्पल शेड या ब्लैक शेड घुसा दें, ये नहीं। तो वहाँ पर ये होमोजेनिटी शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब इसका क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो हम ज्योग्राफिकल मेथड पे करते हैं, यानी कि किसी खास ज्योग्राफिकल मतलब जगह या लोकेशन के ऊपर हम इस डाटा को जो है क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि कोई देश है, कोई स्टेट है या फिर कोई शहर है, या फिर उदाहरण के तौर पर ये हम डाटा मतलब करते हैं कि किसी खास वर्ष में चाइना के अंदर कितनी गेहूं हुई। देखिए, मैं सिर्फ उदाहरण बता रही हूँ। चाइना के अंदर कितनी गेहूं हुई, इंडिया के अंदर कितनी गेहूं हुई, अफ़गानिस्तान में कितनी गेहूं हुई, मतलब वगैरह समझाने के तौर पर इस तरह से हम ज्योग्राफी करते हैं। और फिर आ जाता है क्रोनोलॉजिकल, यानी कि जिसको गिना जा सके डिफरेंट टाइम में। तो जैसे कि जैसे कि अब आप एक सिंपली देखिए कि 2021 में आपने इतनी शॉपिंग की,
2022 में आपने इतनी चीज़ें खरीदी और 2023 में हमने इतनी चीज़ें खरीदी। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की तरफ से ये जो है हमारा क्लासिफिकेशन है। अब नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव, किसी चीज़ की क्वालिटी कितनी है। तो देखिए यहाँ पर मैं पॉपुलेशन का उदाहरण दूंगी। तो देखिए सिंपल जो तो इस माफ़ कीजिएगा, तो इस क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के भी दो पार्ट है। सबसे पहले सिंपल पार्ट बेस्ड ऑन सिंगल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि पॉपुलेशन का हम उदाहरण ले देते हैं। तो हमारे पॉपुलेशन को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, मेल और फीमेल। हाँ, हालांकि अब एक थर्ड जेंडर और आ गया, लेकिन फिलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट वन इज, अब ये है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मल्टीपल क्लास कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पर भी हम पॉपुलेशन का उदाहरण देंगे। अभी तक तो हमने मेल और फीमेल किया था। अब जो मेल और फीमेल हैं उनमें कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने स्वस्थ हैं, कितने रोजगार पा चुके हैं, या कितना अपना व्यवसाय कर रहे हैं, कितनी औरतें व्यवसाय कर रही हैं, कितनी औरतें नौकरी कर रही हैं, या कितने मर्द नौकरी कर रहे हैं और कितने जो हैं मतलब मर्द व्यवसाय कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम ये मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन का हम इस्तेमाल करेंगे। अब क्वांटिटेटिव, यानी कि जिसको गिना जा सके, तो वहाँ पर ये क्वांटिटी इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पर हम एज, वेट, सेल्स और प्रॉफिट के आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे। अब कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स, तो देखिए सबसे पहली बात, वेरिएबल क्या होता है। तो सीधी सी बात है, कोई भी चीज़, कोई भी कैरेक्टर्स, किसी भी चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक हम समय के अनुसार करें और वो हर बार बदलता रहे, तो उसको हम वेरिएबल्स का नाम देंगे। तो मतलब इसकी जो वैल्यू है ओवर द टाइम चेंज होती रहती है। कि जैसे कि मान लीजिए अभी जो सोने का भाव है वो अपना मतलब लाख के करीब हो चुका है। हमारी दादी नानी के समय में कितना था और हमारे माता पिता के समय में कितना था, तो वहाँ पर ये वेरिएबल शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस वेरिएबल के टू पार्ट है। डिस्क्रीट वेरिएबल, मतलब ये वो वेरिएबल्स है जो सिर्फ एक ही बार में चेंज हो जाए, मतलब कि एक ही दम टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लीजिए अगर सुबह धूप खिली हो और एक ही दम जैसे बारिश का हो जाए। हालांकि देखिए मैं मौसम की जानकारी नहीं देती हूँ, लेकिन समझाने के उद्देश्य से इसको डिस्क्रीट वेरिएबल कहेंगे। और कंटिन्यूस वेरिएबल जो लगातार मतलब चेंजेस चलते रहते हैं, वहाँ पर हम कंटिन्यूस वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कंटिन्यूस। तो जैसे कि 1 घंटे में टेम्परेचर 1 डिग्री था, दूसरे घंटे में 2 डिग्री हो गया, तीसरे में 3 डिग्री हो गया, चौथे में 4 डिग्री हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में हम कंटिन्यूस वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 यहीं ख़त्म हो गया। मैं आई होप आपको ये मेरा चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।